विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग। उसमें संविधान संशोधन, संविधान का भाग 20 में थे। आर्टिकल 368 पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद विभिन्न संविधान संशोधन जो अलग अलग समय पर हुए हैं उनके बारे में पढ़ा। तो लगभग 74 संविधान संशोधन कल की क्लास में किए थे। ठीक है, आज 75वां संविधान संशोधन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 75वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994 में हुआ। इसमें क्या किया गया कि आर्टिकल 223 ख में संशोधन करके, आर्टिकल 223 ख में संशोधन करके मकान मालिक और किराएदारों के विवादों को शीघ्र निपटाने के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान किया। न्यायाधिकरण बोलते हैं ट्रिब्यूनल्स। न्यायाधिकरण क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स की स्थापना करने का प्रावधान किया मकान मालिकों और किराएदारों के विवादों को शीघ्र निपटाने के लिए। 75वां संविधान संशोधन 1994। उसके बाद 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994। संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया और तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण, कितना? 69% आरक्षण का प्रावधान करने वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसी भी हाल में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन तमिलनाडु की सरकार ने क्या किया? पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण का प्रावधान किया और उसको फिर संसद ने क्या कर दिया? 9वीं अनुसूची में रख दिया। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994। 1994। उसके बाद 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995। 77वां मतलब 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995। आर्टिकल 16 में एक नया खंड जोड़ा गया, 4 का। कौन सा? 4 का जोड़ा गया, जो यह उपबंधित करता है कि आर्टिकल 16 की कोई बात राज्य को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, प्रोन्नति में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी या वर्जित नहीं करेगी। अब ये बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई भाई, प्रोन्नति में आरक्षण। पहले तो तमिलनाडु 76 में आपने पढ़ लिया कि तमिलनाडु ने 69%। अब आप 77 1995 में पढ़ रहे हैं कि प्रोन्नति में आरक्षण यानी प्रमोशन में आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से मना नहीं करेगी, निवारित नहीं करेगी या वर्जित नहीं करेगी। मंडल कमीशन के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया था कि सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता, प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 पारित किया गया था। कौन सा? 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 पारित किया गया था। हालांकि बाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया? असंवैधानिक बोला कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए। समय समय पर क्या करती है कि संसद उसको पास करती रहती है, और बहन मायावती जी ने तो ये भी बोल दिया था कि इसको 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए। लेकिन अब आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि हमारे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति में हम क्या 9वीं अनुसूची के अंदर भी अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई असंवैधानिक चीज हो रही है, संविधान के विरुद्ध कोई चीज हो रही है, तो हम 9वीं अनुसूची के अंदर जाकर भी क्या करेंगे? उसको असंवैधानिक कर देंगे। ठीक है, तब तक ठीक थी 9वीं अनुसूची जब तक कि भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन के लिए क्या कर रहे थे? कानून बनाकर, तब उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर क्या वोट बैंक के लिए प्रोन्नति में आरक्षण के को अगर करती है संसद, तो उसको समय समय पर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? असंवैधानिक करेगी। समझ में आ गया? 78वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995, इसके द्वारा 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार विधियों को समाविष्ट किया गया और 9वीं अनुसूची में कुल अधिनियमों की संख्या 284 हो गई, 284। इतनी 284। उसके बाद 79 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1999 यानी 79वां संविधान संशोधन 1999 में हुआ। इसमें 334 में संशोधन किया गया। बोला गया कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया।
संविधान लागू होने की तिथि से 60 वर्ष, 2010 तक बनी, फिर बढ़ा दिया 2020 तक, फिर बढ़ा दिया उसको आगे। अब ये बढ़ाते रहेंगे समय, तो कुछ खास नहीं संविधान संशोधन। फिर है 80वां संविधान संशोधन अधिनियम, इंपॉर्टेंट है। ये 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। क्वेश्चन पूछता है कई बार कि 10वें वित्त आयोग यानी 10th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर कौन सा संविधान संशोधन किया गया? आंसर 80वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2000 किया गया। इसके द्वारा संघ और राज्यों के बीच राजस्व विभाजन, राजस्व बोलते हैं रेवेन्यू, राजस्व मतलब रेवेन्यू के विभाजन संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन किए गए आर्टिकल 268 से लेकर आर्टिकल 272 के बीच में, आर्टिकल 268 से 272 के बीच में। फिर 81वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2000 में पारित हुआ। इस संशोधन के द्वारा आर्टिकल 16 में खंड 4 ख जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? सॉरी, 4 क जोड़ा गया, नहीं 4 क तो आपका 77वां संविधान संशोधन 1990, 4 ख जोड़ा गया। इसमें क्या जोड़ा गया? 4 क के बाद 4 ख जोड़ा गया। और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 50% आरक्षण की सीमा को उन रिक्तियों के संबंध में जो उक्त वर्गों के लिए आरक्षित थी और 1 वर्ष में नहीं भरी गई थी, भरी नहीं जा सकी थी, समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वैसे ही मैंने आपको समझाया था एक दिन, बैकलॉग होता है कि अगर माना 100 सीटें हैं, 50 आरक्षित हैं, 50 जनरल के लिए हैं और 50 आरक्षित सीटों पर उतने लोग नहीं मिलते हैं, SC ST OBC के उतने लोग नहीं मिलते हैं और 30 ही सीट भरी जाती है माना, तो उन 20 पर जनरल का कैंडिडेट नहीं बैठ सकता, वो 20 जमा हो जाएंगी। अगले साल भी अगर 10 खाली रह जाती हैं, वो जमा होंगी। अगले साल फिर माना 15 नहीं मिलती हैं, 15 लोग नहीं मिलते हैं उस तरह के कार्यदक्षता को बनाए रखने के लिए, तो फिर वो जमा होती रहेंगी और बाद में एक साथ क्या आता है? बैकलॉग आता है उसका। ठीक है, तो 81वां संविधान संशोधन अधिनियम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण की सीमा को जो उन रिक्तियों के संबंध में जो उक्त वर्गों के लिए आरक्षित थी और 1 वर्ष में भरी नहीं जा सकी थी, समाप्त कर दिया गया। यह संशोधन इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था। थोड़ा ये भी ध्यान रखना आपने, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला, कठिनाई उत्पन्न हो गई, उसको दूर करने के लिए संसद ने कौन सा संविधान संशोधन किया? आंसर 81वां संविधान संशोधन सन 2000, ठीक है, पारित किया। उसके बाद 82वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2000, इसमें क्या किया गया कि संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को संघ या राज्यों की सरकारी नौकरियों में भर्ती हेतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट प्रदान करने अथवा प्रोन्नति में मूल्यांकन मानदंड घटाने की आर्टिकल 335 के तहत अनुमति प्रदान की गई। बोला गया कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के जो न्यूनतम प्राप्तांक होते हैं उसमें छूट प्रदान की जाए और उनके प्रोन्नति के लिए जो मूल्यांकन मानदंड होते हैं उनमें भी क्या की जाए? छूट प्रदान की जाए। क्लियर हो गया? तो आर्टिकल 335 के तहत ये अनुमति प्रदान कर दी गई। आर्टिकल ये 82 यानी 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सन 2000। क्लियर हो गया? उसके बाद 83वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2000, ये आर्टिकल 243 डॉ के तहत अरुणाचल प्रदेश को पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई। अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां तो बहुत हैं, क्या है? अनुसूचित जाति नहीं है। अब वहां पर क्या अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया जाना चाहिए? बहुत कम है, पॉइंट में है मेरे ख्याल से अनुसूचित जाति। तो बोला गया कि अरुणाचल प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई, यानी वहां पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं है पंचायती राज में। क्लियर हो गया? तो ये कौन सा संविधान संशोधन है? 83वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2000। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति है ही नहीं, तो उसमें आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्लियर हो गया? 84वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2001, इसमें बोला गया, भाई इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें याद करना है आपने कि इसके द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा लगे प्रतिबंध को हटाते हुए 1991 की जनगणना को आधार पर परिसीमन की अनुमति दी गई।
कि जो डिलिमिटेशन होगा वो 1991 की जनगणना के आधार पर होगा, और लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। यही है वो आर्टिकल जिसकी वजह से 2026 तक क्या नहीं बढ़ सकती, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की सीटें नहीं बढ़ सकती। वो कौन सा संविधान संशोधन है? 84वां संविधान संशोधन सन 2001। और इसमें मैंने एक चीज और समझाई थी आपको, कोरोना गए हुए बहुत समय हो गया, जनगणना नहीं आई अभी तक, सेंसस नहीं आया। कारण यह है कि यहां पर लिखा हुआ 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना। अब 2026 के बाद जो जनगणना होनी थी नियमित, वो होनी थी 2031 में। 2031 के आंकड़े, सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होते, उसके बाद चेंज होना था। तो सरकार समझ गई कि उन्हें जल्दी करना है। अब क्या करना है? तो 2026 के तुरंत बाद आप देखेंगे सेंसस आ जाएगा। क्या जाएगा? और तुरंत आप ये भी देखेंगे कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषदों की सीटें क्या हो जाएंगी? बढ़ सकती हैं। बढ़ाने के पूरे पूरे क्या हैं? इंतजामात हो चुके हैं, बढ़ाना है बस। तो वही प्रथम जनगणना। अगला 85वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2001। 85वें संविधान संशोधन 2001 में आर्टिकल 16 में खंड 4 क में संशोधन करके किसी वर्ग की प्रोन्नति के मामले में के स्थान पर किसी वर्ग के प्रोन्नति के मामले में भूतलक्षी ज्येष्ठता, क्या भूतलक्षी ज्येष्ठता रखी गई है। इसका तात्पर्य यह है कि इन वर्गों की प्रोन्नति भूतलक्षी यानी 17 जून 1995 प्रभाव से दी जाएगी। आपने डेट याद करनी है, 17 जून 1995, भूतलक्षी प्रभाव। वैसे तो क्या होता है कि हमेशा जो एक्ट होता है, जब पास होता है, उसका भविष्यलक्षी प्रभाव होता है। जिस दिन से वो एक्ट पास होता है उस दिन के बाद क्या होता है, माना जाता है कि भाई ये क्या होगा। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि 17 जून 1995, ये 2001 में पारित हो रहा है संशोधन। कब हो रहा है? 85वां संविधान संशोधन जो है वो 2001 में पास हो रहा है। लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि जो हमने बोला है कि किसी वर्ग की प्रोन्नति के मामले में भूतलक्षी ज्येष्ठता, ये 17 जून 1995 से प्रभाव में आएगी। क्लियर हो गया? फिर 86वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002, बड़ा इंपॉर्टेंट। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया। शिक्षा का अधिकार जिसको बोलते हैं, आर्टिकल 21A जोड़ा गया। आर्टिकल 21A जोड़ा गया और आर्टिकल 45 और आर्टिकल 51 का में भी संशोधन किया गया। 51 का में यानी मूल कर्तव्य जो हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 51A, उसमें के जोड़ा गया। 51A में क्या जोड़ा गया? के जोड़ा गया। और ये बोला गया कि प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बालकों या बालिकाओं के माता पिता या प्रतिपालियों का यह कर्तव्य होगा कि वह उनको क्या करें, शिक्षा के अवसर प्रदान करें। मौलिक कर्तव्य 4A में। साथ में आर्टिकल 45 में भी संशोधन किया गया, डीपीएसपी में। तो आपने ये खास ध्यान देना है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45 और आर्टिकल 51A, इन 3 जगहों पर क्या किए गए? समझ में आया? ये 3 आर्टिकल याद करने हैं आपने। तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया आर्टिकल 51A में। तो समझ में आ गया? ठीक है। और ये लागू कब हुआ? शिक्षा का अधिकार 2010 से लागू हुआ है। कब से हुआ? 2010 से लागू हुआ। ठीक है। भले ही 2002 में 21A में डाल दिया गया हो, 21A रख दिया गया हो उसके लिए। अगला है 87वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003। इसके द्वारा परिसीमन में जनसंख्या का आधार 91 के आधार पर 2001 कर दिया गया। इसीलिए आपने देखा होगा 2001 के बाद फिर डिलिमिटेशन, परिसीमन होता है। क्या होता है? तो सन 2005 या 6 के आसपास जो पीसीएस हुआ था उत्तराखंड में, उसमें परिसीमन आयोग पर मेंस में क्वेश्चन बना था। इस पर, परिसीमन आयोग पर। तो जब जब परिसीमन होगा तब तब समझ लेना कि यूपीएससी या जो पीसीएस परीक्षाएं होंगी उनमें परिसीमन पर क्वेश्चन बनेगा या परिसीमन आयोग पर प्रश्न बनता है। ठीक है जी। 88वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003। इसके द्वारा आर्टिकल 268 क को जोड़कर सेवाओं पर कर, सर्विस टैक्स का प्रावधान किया गया। क्या किया गया? सेवाओं पर कर यानी सर्विस टैक्स का प्रावधान किया गया। सेवा कर को 7वीं अनुसूची से संघीय सूची में रखा गया। सेवा कर को 7वीं अनुसूची की संघीय सूची यानी यूनियन लिस्ट में रखा गया। और ऐसा क्यों किया इन्होंने, बताइए तो? संघीय सूची में क्यों रखा?
भाई 2003 में प्रक्रिया चल पड़ी थी, पता था कि आने वाले समय में क्या करना है, जीएसटी लगाना है। क्या लगाना है? अब सर्विस टैक्स को संघीय सूची में रख दिया तो संसद को अधिकार मिल गया किस पर? सर्विस टैक्स पर कानून बनाने का। गुड्स पर तो था ही, अब सर्विस पर भी क्या हो गया, तो तब उसको मिला जुला कर देखो कितनी लंबी तैयारी करनी पड़ती है। 2003 में सेवाओं पर कर यानी सर्विस टैक्स का प्रावधान किया गया, आर्टिकल 268 का जोड़ा गया। फिर तब जाके प्रक्रिया चलती रही, तब जाके लास्ट में आप देखते हैं कि जीएसटी, जो कि क्या है, सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है, वो किया गया। ठीक है, तो सरकारें कई चेंज हुई, कांग्रेस की रही, फिर बीजेपी आई, तो बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार में क्या किया गया, उसको लागू किया गया। 89वां संविधान संशोधन सन 2003, इसके द्वारा आर्टिकल 338 का को जोड़कर अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। आपने पढ़ा था कि पहले 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग एक ही हुआ करता था। अब क्या कर दिया, 2003 में 79वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 338 का अलग खंड जोड़ा गया और बोला गया कि भाई आर्टिकल 338 में अनुसूचित जाति आयोग रहेगा और 338 का में अनुसूचित जनजाति आयोग रहेगा। क्या रहेगा? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। आर्टिकल 338 का 89वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक है, फिर 90वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003, इसके द्वारा असम विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बोडोलैंड के गठन के पश्चात भी यथावत रखने का प्रावधान किया गया। बोडोलैंड के गठन के पश्चात भी यथावत रखने का प्रावधान किया गया। फिर 91वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003। अब भाई हमने एक संविधान संशोधन दल बदल वाला पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? दल बदल वाला जो था वो 10वीं अनुसूची थी और 52वें संविधान संशोधन सन 1985 से आया था। अब क्या किया गया कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003 द्वारा 10वीं अनुसूची में संशोधन करके एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल व्यवस्था को और कड़ा किया गया। एक बार सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा है कि दल बदल से संबंधित संविधान संशोधन कौन कौन से हैं, तो एक पढ़ना आपने 52वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1985 और एक पढ़ना है कौन सा, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003। ठीक है, अब केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता है। इसके द्वारा आर्टिकल 75 तथा आर्टिकल 164 में संशोधन करके मंत्री परिषद का आकार भी नियत किया गया। ठीक है, अब केंद्र तथा राज्यों में मंत्री परिषद की सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु जहां सदन की संख्या 40 है या उससे कम है वहां अधिकतम 12 होगी। क्या होगी? अधिकतम 12 होगी। तो भाई जैसे आप देखते हो कि लोकसभा में संसद में प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद की जो सदस्य संख्या होती है वो 15% से अधिक नहीं होती है। या राज्यों की विधानसभाओं में आपने देखा होगा कि 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन जहां पर संख्या 40 या उससे कम है वहां पर अधिकतम कितने होंगे? 12 होंगे। क्या होंगे? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003, इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन करके 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया। मैंने आपको वैसे ही बोला था 21, 71, 92 याद रखना है आपने। 21 सिंधी, 71 नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी मणिपुरी नेपाली, और कौन सा 92 जो है बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, 22 भाषाएं इस समय। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन करके 4 नई भाषाएं बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी को शामिल किया गया। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हो गई हैं। फिर आता 93वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2005। इसके द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश संबंधी आरक्षण का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 15 में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 15(5) और जोड़ते हुए स्पष्ट किया गया कि इस अनुच्छेद 19(1)(6) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए
कोई प्रावधान बनाने से निवारित नहीं करेगी या रोकेगी नहीं। और आर्टिकल 30 ब्रैकेट में 1 के अंतर्गत अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान इस प्रावधान के दायरे में नहीं आएंगे। यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है, कहाँ का यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है भाई। क्या पूछा उन्होंने कि आर्टिकल 93वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2005 के द्वारा जो 15(5) में बात कही गई है वो किन पर लागू नहीं होती है, तो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होती है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान जो कि आर्टिकल 30 ब्रैकेट में 1 के द्वारा बनाए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं, गठित किए जाते हैं, उन पर लागू नहीं होती है। कौन? 93 संविधान संशोधन की, या ऐसे बोलेंगे आर्टिकल 15(5) की कोई बात। क्लियर हो गया? और है क्या ये? इसमें ये बोला गया कि 19(1)(6) की कोई बात, या आर्टिकल 15(5) की कोई बात, आर्टिकल 15 की कोई बात, या 19(1)(6) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक यानी सोशली और एजुकेशनल, मतलब शैक्षणिक मतलब शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए हैं, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई नया प्रावधान करने से या कोई प्रावधान करने से निवारित नहीं करेगी या मना नहीं करेगी। क्लियर हो गया? 94वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2006, इसके द्वारा क्या किया गया कि छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों का जब पुनर्गठन हो गया था तो बिहार और मध्य प्रदेश का जितना भी अनुसूचित जातीय क्षेत्र था, अनुसूचित क्षेत्र था, वो कहां चला गया? मध्य प्रदेश का चला गया छत्तीसगढ़ में, और बिहार का चला गया झारखंड में। कहां चला गया भाई? जितना भी अनुसूचित क्षेत्र था वो कहां चला गया? झारखंड और छत्तीसगढ़ में चला गया। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता बिहार और मध्य प्रदेश, तो उसको तो चेंज करना ही था ना। नहीं आया समझ में? बिहार का अनुसूचित क्षेत्र और मध्य प्रदेश का अनुसूचित क्षेत्र क्रमशः झारखंड और छत्तीसगढ़ में चला गया। तो संविधान में उन शब्दों को हटाना था और उनकी जगह पर क्या लिखना था? छत्तीसगढ़ और झारखंड लिखना था। तो 94वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2006 के द्वारा क्या किया गया? अनुच्छेद 164 के खंड 1 में बिहार के स्थान पर छत्तीसगढ़ और झारखंड रखा गया। बिहार शब्द को हटा दिया गया और उसकी जगह पे क्या रखा गया? छत्तीसगढ़ और झारखंड शब्दों को रखा गया। इन राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री का प्रावधान आर्टिकल 164(1) के परंतुक में किया गया था। 95वां संविधान संशोधन अधिनियम कुछ खास नहीं है। 96वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2011, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। बस क्या कर दिया गया? उड़िया, उड़ीसा जिसे बोलते थे उसका नाम ओडिया कर दिया गया। फिर 97वां संविधान संशोधन 2011, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल 19(1) सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया। संगम या संघ बनाने, पहले तो इतना ही लिखा हुआ था आर्टिकल 19(1) सी में। क्या लिखा हुआ था? संगम या संघ बनाने का अधिकार था ना। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, जितने भी बेरोजगार संघ बनते हैं, संगठन बनते हैं, जो भी बनता है वो सब किस आर्टिकल से बनता है? आर्टिकल 19(1) सी। भारतीय लोकतंत्र का आधार है ये आर्टिकल 19(1) सी, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव होते हैं और चुनाव के लिए क्या होती हैं? पार्टियां चाहिए होती हैं। अलग अलग विचारधारा की क्या होती हैं? पार्टियां होती हैं। तो पार्टियां किस आर्टिकल से बनेंगी? 19(1) सी से बनेंगी। तो पहले सिर्फ लिखा होता संगम या संघ बनाने का, लेकिन बाद में लिखा गया 97वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2011 द्वारा लिखा गया कि संगम या संघ और सहकारी समितियां बनाने का, ऐसा लिखा हुआ है। तो सहकारी समितियां में कहां पर दिखता है? और आर्टिकल संविधान के भाग 9 ख भी जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया? संविधान का भाग 9 ख जोड़ा गया। 243 ZH से लेकर 243 ZT तक नए आर्टिकल डाले गए, रखे गए। इसके लिए सहकारी समितियों के लिए। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 43 ख भी जोड़ा गया है, उसको अंतर स्थापित किया गया और सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान किया गया। इसका मतलब 97वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2011 3 आर्टिकलों को ध्यान से पढ़ना है आपने। एक आर्टिकल 19(1) सी, एक आर्टिकल 43 ख
यानी 43B, और एक पढ़ना है आपने भाग न ख आर्टिकल 243 ZS से लेकर 243 ZT तक। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो साथ में बेरक खोल के रखिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको देखते रहिए कि है भी कि नहीं है, तब आएगा समझ में आपके। और बेरक में लिखा होता है, नंबर पड़ा हुआ होता है, नीचे लिखा होता है कि संविधान संशोधन से अंत स्थापित किया गया इसको। फिर उसके बाद 98वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2012, ये 371J को जोड़कर कर्नाटक के राज्यपाल की शक्ति का विस्तार करके कर्नाटक आंध्र प्रदेश के क्षेत्र के विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इसके लिए राज्यपाल को पृथक विकास परिषद स्थापित करके इस क्षेत्र पर विकास व्यय के साम्यवत कोष को आवंटित करने की शक्ति प्रदान की गई। कर्नाटक के संबंध में है, आंध्र प्रदेश के संबंध में है संविधान संशोधन 98वां संविधान संशोधन सन 2012, और खासकर 371J के बारे में। किसके बारे में? ABCDEFGHIJ, जे है, ठीक है। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2014, इस संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए 1993 से चली आ रही कोलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC का प्रावधान किया गया था। इसके द्वारा संविधान में 3 नए अनुच्छेद 124A, 124B, 124C का समावेश किया गया था। साथ ही संविधान में आर्टिकल 127, 128, 217, 222, 224, 224A और 231 में संशोधन किया गया था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कर दिया। क्या कर दिया? असंवैधानिक कर दिया। उन्होंने कहा कि वही चलेगा, कोलेजियम प्रणाली चलेगी, ये न्यायिक नियुक्ति आयोग नहीं चलेगा। इससे क्या हो रहा है? क्योंकि न्यायालयों के जो कार्य करने की जो मतलब बिना किसी क्या भेदभाव के या जो उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जो संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं, उनका उल्लंघन था ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसमें विधि मंत्री का हस्तक्षेप हो रहा था। इसका यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधि मंत्री का भी रोल आ रहा था और लोगों का भी रोल आ रहा था। न्यायालय ने कहा नहीं, ये असंवैधानिक है। क्या है? तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। 124 है, 124B जो पहले था वही चला आ रहा है। तो 24 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति JS केहर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने 4-1 के बहुमत से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को 99वें संविधान संशोधन को साथ में रद्द करके कोलेजियम प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया। क्लियर हो गया? तो आपके लिए 99वां संविधान संशोधन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। एक बड़ा रिफॉर्म लाना चाह रहे थे और रिफॉर्म बोल रहे थे इसको, बट ये एक तरह से हनन था किसका? न्यायालय की स्वतंत्रता का। जो निष्पक्ष होकर जो काम करते हैं उस पर दिक्कत हो सकती थी। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2015, इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य 1974 में जो हस्ताक्षरित भू सीमा समझौता था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था, और तत्संबंधी प्रोटोकॉल का अनुमोदन किया गया। इस संशोधन के द्वारा, मैंने आपको पहले ही बता दिया शायद, ये बेरूबारी केस था, एक मामला था जब क्या कहा गया था 7वें संविधान संशोधन में, इसमें कहा गया था भाई, एक हमने संविधान संशोधन पढ़ा था, उसमें यह बोला गया था कि भैया संविधान में 9वां संविधान संशोधन 1960, उसमें हमने पढ़ा था, बेरूबारी का मामला था, और ये बोला गया था कि न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया था कि भारत भूमि को किसी भी विदेशी राज्य के अध्यर्पण के लिए, इसके लिए अध्यर्पण के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। तो प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरूबारी, खुलना आदि क्षेत्रों को पाकिस्तान को दे दिया गया था। कौन सा? 9वां संविधान संशोधन 1960। तो क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि संविधान में संशोधन करना आवश्यक है, अगर आपने अपना कोई भूभाग देना है या कोई भूभाग लेना है, खासकर देना है अगर, तो यहां पर क्या है कि 111 एनक्लेव हमने बांग्लादेश को दिए, कितने, और 51 एनक्लेव हमने उनसे लिए। तो इसलिए एक 100वां संविधान संशोधन करना पड़ा 2015 में। क्लियर हो गया?
तो इस संशोधन के द्वारा भारत के बांग्लादेश में स्थित 111 एनक्लेव यानी बस्तियां, एनक्लेव बोलते हैं बस्तियों को, एनक्लेव बांग्लादेश को प्राप्त हुए तथा बांग्लादेश के भारत में स्थित 51 एनक्लेव भारत में शामिल किए गए। इन एनक्लेवों को 31 जुलाई 2015 की मध्य रात्रि से हस्तांतरित मान लिया गया और सीमांकन का कार्य दोनों देशों के सर्वेक्षण विभागों द्वारा 30 जून 2016 तक पूर्ण कर दिया गया। भू क्षेत्र के आधार पर भारत की जहां 17,160.63 एकड़ भूमि बांग्लादेश को हस्तांतरित हुई, वहीं बांग्लादेश की 7,110.02 एकड़ भूमि भारत को हस्तांतरित हुई। उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के माध्यम से भारत के पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय राज्यों के क्षेत्रों से संबंधित संविधान की प्रथम अनुसूची के उपबंधों में संशोधन किया गया। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और, ये पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मुझे नहीं लगता कि ये पूछा जाना चाहिए, पुराना हो गया। अगला 101वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2016, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के संबंध में प्रावधान किया गया। 8 सितंबर 2016 को संविधान में जब ये पेश हुआ था तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक था, जब ये पास हुआ तो 101वां था। जब पेश हुआ तब 122वां था, जब पास हो गया तब 101वां था। आपने याद रखना है 101, क्या याद रखना है? 101, ठीक है। 8 सितंबर 2016 को संविधान विधेयक 2014 राष्ट्रपति के हस्ताक्षरोपरांत, ठीक है, संविधान अधिनियम 2016 के रूप में अधिनियमित हुआ। राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 तथा लोकसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को यह संशोधन विधेयक पारित किया गया था। ठीक है, ये डेट याद करनी पड़ेंगी आपको, जीएसटी में पूछ सकता है। यह विधेयक संघ एवं राज्य दोनों से संबंधित है, अतः इसे अधिनियमित होने से पूर्व कम से कम आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता थी। वर्तमान में 8 राज्यों जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गया है। कर्नाटक, केरल, मणिपुर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल को छोड़कर 23 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इसे अनुसमर्थित किया जा चुका है। इसमें असम जीएसटी को अनुसमर्थन देने वाला, ये क्वेश्चन बना था भाई पहले, सबसे पहले अनुसमर्थन किसने दिया? असम ने दिया जीएसटी को। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग 11 आर्टिकल 248, 249, 250, भाग 12 268, 269, 270, 271, 286, भाग 19 आर्टिकल 266 और भाग 20 आर्टिकल 368 तथा 6वीं 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। 3 नए अनुच्छेद 246A, 269A और 279A जोड़े गए, जबकि आर्टिकल 268A को समाप्त कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है बहुत 101वां संविधान संशोधन, इसको ढंग से पढ़ना है आपने और इन सब आर्टिकल पे जाना है आपने, कहां पर संशोधन हुए। खासकर 3 आर्टिकल याद करने हैं आपने, 246A, 269A और 246A, 269A और 279A। क्लियर हो गया? ये 3 आर्टिकल पढ़ने हैं। फिर है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2018। जब ये पेश हुआ तब इसका नंबर 123वां था विधेयक के रूप में, जब ये पास हुआ तब इसका नंबर क्या था? 102वां था। इसमें क्या किया गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय, बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2018, ठीक है, को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आर्टिकल 338 खा, आर्टिकल 338 बी, खा मतलब बी, ठीक है, तथा आर्टिकल 242 को अंतर स्थापित किया गया। इस संशोधन के द्वारा आर्टिकल 338 के खंड 10 में संशोधन करके अनुसूचित जातियों के प्रति निर्देश का अर्थ आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रति निर्देश माना जाएगा और 366 के एक नया खंड आर्टिकल नया खंड 26 ग अंतर स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट है क्या? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, कई बार इतने में काम हो जाएगा। ठीक है, पूछेगा हो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कौन सा संविधान संशोधन, आपने बोलना 102 संविधान संशोधन अधिनियम 2018। उसके बाद 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, 124वां संशोधन विधेयक जब पेश हुआ था तब इसका नंबर 124 था, जब ये पास हुआ, जब ये एक्ट बन गया तब इसका नंबर क्या था? 103। पेश वाले को ज्यादा याद नहीं रखते हैं, पास वाले को याद रखते हैं। ठीक है,
इस संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को सरकारी सेवाओं में, शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण प्रदान किया गया। ईडब्ल्यूएस सुन रहे होंगे आप, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो उसके लिए याद रखना आपने, ईडब्ल्यूएस जो आया वो 103वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2019 से आया। क्लियर हो गया? तो इस संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को सरकारी सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 में संशोधन करके क्रमशः दोनों में नए खंड 6 अंतर स्थापित किए गए ईडब्ल्यूएस के लिए। क्लियर हो गया? फिर 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, जब ये पेश हुआ इसका नंबर 126 था, जब ये पास हो गया तब इसका नंबर 104 था। तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम आर्टिकल 334 में संशोधन करके लोकसभा तथा विधानसभाओं में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, और साथ ही साथ लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के नाम निर्देशन को 25 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया। यानी आर्टिकल 331, 333 एंग्लो इंडियन के नॉमिनेट करने से संबंधित जो आर्टिकल था, उसको 25 जनवरी 2025 के बाद 25 जनवरी 2020 के बाद समाप्त कर दिया गया। ठीक है? भारत में वर्तमान में आंग्ल भारतीयों की कुल संख्या 296 है। कितनी? अब इन 296 में से 2 तो बैठ रहे थे लोकसभा में, और बाकी 28 राज्यों की विधानसभाओं में बैठ रहे थे। तो 296 में 30 लोग तो ऑलरेडी क्या कोई सांसद बन रहा था, कोई विधायक बन रहा था एक तरह से। तो ये संशोधन 25 जनवरी 2020 से प्रभावी हो गया, कुछ खास नहीं। अगला है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। जब ये पेश हुआ तब इसका नंबर 127वां था, जब ये पास हुआ तब इसका नंबर क्या था भाई? 105वां। 15 सितंबर 2021 को प्रवृत्त इस संविधान संशोधन का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को बहाल करना है। यह संविधान संशोधन द्वारा कुछ अनुच्छेदों को संशोधित किया गया, जैसे आर्टिकल 338 ख में एक परंतुक जोड़ा गया, और यह कहता है कि खंड का कोई भी प्रावधान आर्टिकल 342 क के खंड 3 के प्रयोजनों के लिए लागू नहीं होगा। आर्टिकल 342 क के अंतर्गत एक नया खंड 3 जोड़ा गया, अर्थात खंड 3, खंड 1 और खंड 2 में किसी बात के होते हुए प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र विधि के द्वारा अपने स्वयं के प्रयोजनार्थ सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की एक सूची, जिसमें प्रविष्टियां केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती हैं, तैयार कर सकेगा, रख सकेगा। आर्टिकल 366 के खंड 26 ग में संशोधन किया गया। आर्टिकल 338 ख, आर्टिकल 342 क, आर्टिकल 366 26 ग 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा जोड़ा गया। ये इंपॉर्टेंट है आपका 105वां। कौन सा? आपसे मुझे लगता है सिर्फ इतना पूछेगा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को बहाल करने से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है, तो आपने बोलना 105वां संविधान संशोधन। कौन सा है? अभी हाल जो 2021 में हुआ। ठीक है? तो इसमें इतना ही बता रहा हूं मैं, इससे आगे का मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। क्लियर हो गया?